ये वीडियो आपको दिल्ली एकेडमी की तरफ से मिल रही है और अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह की रेगुलर वीडियो मिलते रहे तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, स्वागत है इस वीडियो में, वीडियो देखने वालों का और लाइव क्लास लेने वाले का। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। ठीक है कि नहीं? अब देखो, एक समय जब प्रकृति में शुरू हुआ करता था, या प्रकृति अपने आप से जो तुम्हारा यहाँ पर धरती बनी, धरती के बाद यहाँ पर जल बना, जल के बाद यहाँ पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधों के बाद जीव बने। ठीक है कि नहीं? और हर चीज जो प्रकृति में अपने आप हुई तो उस चीज को जब तक वो चलती रही सृष्टि के बनाए रूल के हिसाब से या बनाए रूल के हिसाब से चलती रही, तब तक हमें इन अभ्यारण्यों की जरूरत नहीं पड़ी। इंसान की जनसंख्या बढ़ती गई, इंसान ने औद्योगिकरण के बाद पैसे बनाने की जो इसमें लालच आई, तो इस चीज में इसने कई जीवों को मारना शुरू कर दिया। ठीक, और जब कई जीवों को मारना शुरू कर दिया तो देखो एक फूड चेन है कि शेर किसको खाता है? शाकाहारियों को या सर्वाहारियों को। ठीक, और इस प्रकार जब तक शेर शाकाहारी सर्वाहारियों को खाता, ये नेचुरल नियम है। चलो, उसका तो भोजन था इसलिए वो तुम्हें मारता था। ठीक, अब तुम्हारा तो शेर भोजन भी नहीं है फिर भी तुम खाने लगे, फिर भी मतलब उन्हें तुम मारने लगे। और जो शेर कभी राजा हुआ करता था, एक दुनिया से आ गया तो उसी राजा की स्थिति खराब हो गई। जंगल का राजा, और वो अब ढूंढे नहीं मिल रहा है। बच्चों अपने जो तुम्हारी नई पीढ़ी आ रही है उनको हमें राजा को दिखाने जाना पड़ रहा है चिड़ियाघर में कि वो कैद में बैठे राजा। तो ऐसे दिन आ गए, इसीलिए जब फिर कुछ दिन बाद ऐसे दिन आ जाएंगे कि अभी तो हम चिड़ियाघर में दिखा दे रहे हैं, कुछ दिन बाद कैसे दिन आ जाएंगे हमें फोटो पे दिखाना पड़ेगा। जैसे हम डायनासोर दिखाते हैं, ऐसे डायनासोर पाए जाते थे उस मीसेज के युग में। ऐसे दिन आ जाएंगे कि नहीं? देखो, आ गए 1952 से भारत में चीता नहीं देखा गया कहीं। ये इंसान का विकास, इंसान ने इतना विकास किया, अपने विकास के चक्कर में अपना विकास किया, दूसरों का विनाश। ठीक, अब 1952 से देखो चीता जैसी प्रजाति फिर भारत में नहीं देखी गई। मैंने बताया था 20वीं शताब्दी में 60 से अधिक प्रजाति पूरी तरह नष्ट हो गई। इवन कौवा गिद्ध जैसी देखने वाली जो चीजें जो सामान्यतः कहीं भी दिख जाती थी, गौरैया जैसे पक्षी अब विलुप्त होने की कगार पे। तो देखो मानव कहां तक पहुंच गया। ठीक, उस दिन मैंने बता भी था कि वो कवि वाली लाइन, कवि से पूछा गया कि तुम गजल क्यों नहीं लिखते? पहले अच्छी गजल लिखते थे, अभी तुम फालतू में व्यंग लिखने लगे। तो उसने क्या कहा कि अगर काटने वाली चीज ना काटता तो शायद मैं गजल लिखता। अब तो मनुष्य काटने लगा है तो मैं क्या गजल लिखूं? व्यंग तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, जब हमारे मनुष्य की ऐसी स्थिति हो गई कि उल्टा शेर जो जंगल के राजा हुआ करते थे वो अपने आप को खुद नहीं बचा पा रहे, तो फिर इस चीज पर ध्यान दिया और सरकार ने ध्यान दिया। जब सरकार को अपनी रोटी कपड़ा इन चीजों से फुर्सत मिली, ठीक, या अंग्रेजों ने दूसरे लालच ने, अंग्रेजों का ये लालच नहीं था कि तुम्हारे जानवर बचाना है। अंग्रेजों ने अगर 1878 में ये तुम्हारा गैंडा वगैरह, तुम्हारा डायनासोर वाला जो अधिनियम पारित कराया उन्हें बचाने के लिए, उनका मकसद ये नहीं था कि वास्तव में गैंडा बचाना है। उनका मकसद ये था तुम भारतीयों से गैंडा बचाना है, और उन्हें वो खुद मार के वो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह भी यूज किया करते थे। इसी समय इसके बाद एलिफेंट अधिनियम पारित किया गया। तो इस एलिफेंट जैसे भी उनका मकसद जो भी था, लेकिन समय के अनुसार फिर उन्हें बचाने लगे। फिर इन्होंने एलिफेंट अधिनियम पारित किया, हाथी अधिनियम, संरक्षण अधिनियम पारित किया। वो इसलिए किया ताकि कम से कम उस समय उसका मकसद चाहे कैसा भी विपरीत भी रहे कि भारतीयों से हाथी बचाना है और खुद मारना है, हाथी रात खुद काटी खुद बेचना है। ठीक है, उनका मकसद रहा करता था। लेकिन जो भी मकसद रहे, विकास होता रहा, लोगों की सोच बदलती रही। और 1927 में पहला वन अधिनियम पारित किया गया। वन नीति जो हमारी आजादी से पहले ये पारित की गई। इसके बाद 1952 में भारत में आजादी के बाद प्रथम वन नीति पारित की गई। ठीक, इसके बाद 1988 में फिर से वन नीति में संशोधन किया गया। ये तो वन की बात होती रही। वन बचाने से तो जीव बच नहीं रहे थे, जिसको मारना था वो वन में जाके माराएगा। ठीक, इसके बाद हमने वन के साथ साथ हमने प्राणी बचाने की सोची। किसकी? प्राणियों को बचाने की सोची। और इसी सिलसिले में हमने अभ्यारण्य बनाए। क्या बनाए? अभ्यारण्य। ऐसी जगह
जहां पर कम से कम मानवीय हस्तक्षेप से जंगली जानवर अपना जीवन गुजार सके और बाहरी इनसे बचाकर उन्हें बफर जोन प्रदान किया जा सके ताकि वो अपने सुरक्षित जीवन निकाल सके और शिकारी या तुम्हारे जो मानव उन्हें मारने के लिए आते हैं उनसे बचाया जा सके। तो इसी सिलसिले में तुम्हारे मध्य प्रदेश में पहला अभ्यारण्य कौन सा बना? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो बन चुका है, पहले यही अभ्यारण्य बनाया गया था कब? 1933 में। ठीक, समय के हिसाब से जब अभ्यारण्यों में सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो पर्याप्त अभ्यारण्यों में सुरक्षा नहीं मिली, तो इसके बाद बनाया गया क्या? राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में अब 11 बन चुके हैं और देश में 105 वर्तमान में या तुम्हारे 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 105। ठीक, और देश में जो अभ्यारण्यों की संख्या है वो कितनी है? 531 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, अब अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों में भी फिर भी अगर प्राणी जीव पर्यावरण नहीं बचाई जा सकी तो आखिरकार 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया और एक नया नाम दिया गया जिनको जीवों को बचाने के लिए एक नई तुम्हारे वो बनाई गई जिनका नाम रखा गया जैव मंडल। और भारत का पहला जैव मंडल बनाया गया क्या? कहां पर? नीलगिरी, जो आता है तीनों में, किसमें? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में। ठीक, तो इसी सिलसिले में पहला मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा बनाया गया? कान्हा किसली। और जब ये राज्य को या इस भारत सरकार को लगता है कि इन अभ्यारण्यों को हमें और संरक्षण की जरूरत है, तो अभ्यारण्य से किसमें बना देते हैं? राष्ट्रीय उद्यान से। राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता और न बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्यों की। ठीक है, अब ये बन गया राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना था? कान्हा किसली पहला अभ्यारण्य बना था कब? 1933 में। बाद में 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक है, तो देखो ऊपर से बात करते हैं, यह सबसे बड़े अभ्यारण्य की मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है सागर जिले। ठीक, और इस अभ्यारण्य का नाम है नौरा बेटी। किस जिले में? सागर। ठीक है, एरिया कितना है इसका? 1194.6 किलोमीटर के करीब। नौरादेवी सागर में सबसे बड़ा अभ्यारण्य। कहां का? एमपी का। ठीक है, और सबसे अधिक अभ्यारण्य वाला भारत में राज्य कौन सा है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। और मध्य प्रदेश सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, नौरादेवी। और सबसे छोटे की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा है इस तरफ, कहां पर? इंदौर में। कौन सा? राला मंडल। सबसे छोटा कहां पर? इंदौर में। एरिया कितना है? 2.346 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गए बड़े छोटे। ओके, अब इसके बाद देखो सबसे अधिक जो महत्व का राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राष्ट्रीय इसलिए कि 2-3 राज्यों में आता है। किसमें? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है कि नहीं? अब बताया था ये चंबल नदी पर है और नदी पर रहेगा तो नदी में कौन कौन से जीव रहते हैं? कौन कौन से जीव रहते हैं? रेप्टाइल्स या मगरमच्छ, घड़ियाल, और ये स्पेशल है किसके लिए? डॉल्फिन संरक्षण हेतु। ठीक, और इसके लिए मैंने बताया था तुम्हें कि डॉल्फिन पाई जाती है कहां? गंगा में पाई जाती है कि नहीं? और मछलियों की आदत कैसी होती है?
उल्टी आती है, उल्टी चढ़ती है। तो ये गंगा से किसमें, ये यहाँ इलाहाबाद के शब्द मिलती है, गंगा से डॉल्फिन आ जाती है यमुना में, यमुना से उल्टी चंबल में। तो कभी कभी कुछ डॉल्फिन इसमें आ जाती है, तो डॉल्फिन के संरक्षण हेतु भी कौन सा है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नदियों पर बनाया गया अन्य यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, केन राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर में अभ्यारण्य। ठीक, सॉरी केन नहीं, केन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, केन अभ्यारण्य कहां पर, छतरपुर में। और नदी पे तो ये भी किस चीज के लिए रहेगा, रेप्टाइल्स के लिए, मगरमच्छ और घड़ियाल। रेप्टाइल्स सरीसृप पे नहीं खिसकने वाले, ठीक है कि नहीं। तो ये है केन अभ्यारण्य कहां पर, छतरपुर। किस चीज के लिए, रेप्टाइल्स या सरीसृप के। ठीक, रेप्टाइल्स के लिए। अन्य जो तुम्हारा यहाँ पर अभ्यारण्य है वो है कहां पर, सोन अभ्यारण्य शहडोल। ओके, ये प्रमुख रेप्टाइल्स वाले। ठीक, इसके बाद ठीक सोन, वो अब जो नदी में होगा वो किसके लिए होगा, रेप्टाइल्स है, नदी में जो जानवर पाए जाएंगे, सरीसृप, घड़ियाल या मगरमच्छ। अब देखो इसके बाद अन्य प्रमुख अभ्यारण्य है जो खास अपनी जगह रखता है, वो है शिवपुर में आने वाला कूनो पालपुर अभ्यारण्य। कूनो नदी और पालपुर क्षेत्र, कूनो पालपुर अभ्यारण्य किस जिले में, शिवपुर में। ठीक, यह एशियाई सिंह के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। एशियाई सिंह के संरक्षण हेतु, एशियाई सिंह वो तुमने देखा होगा ये वाला से जिसके ऐसे बाल टाइप के होते हैं, ठीक, बब्बर से। ठीक, अब लेकिन इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पहले मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार से पूछा तुम हमें शेर दोगे, इन्होंने कहा ठीक है कि कोई अभ्यारण्य बना लो उन्हें रखने के लिए। तो यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग दिया और ये अभ्यारण्य बन गया, लोगों ने जमीन अधिग्रहण इसमें मदद दी, अभ्यारण्य बन गया। और फिर गुजरात सरकार ने शेर देने से मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि हमें एशियाई सिंह किस देश से लाने पड़ रहे हैं, अफ्रीका से, महाद्वीप से लाने पड़ रहे हैं। मतलब एशियाई से और कहां से लाने पड़ रहे हैं, अफ्रीका से। तो एशियाई से के संरक्षण हेतु अब अफ्रीका से लाने का प्रस्ताव है। ठीक है, प्रस्ताव है। ओके, अब इसके बाद देखो अन्य, देखो यहां पर इसी क्षेत्र में 2 और अभ्यारण्य है, या है ग्वालियर जिला, या है शिवपुरी। तो ग्वालियर में जो अभ्यारण्य है इसका नाम है घाटी गांव, और शिवपुरी में यहाँ पर जो अभ्यारण्य है शिवपुरी में, इसका नाम है करेरा। ये कौन सा है, घाटी गांव, ग्वालियर जिले में, और करेरा शिवपुरी में। अब इनकी विशेषता ये है, किस चिड़िया के लिए, सोन चिड़िया के लिए। ठीक है, ये जो सोन चिड़िया है उसके लिए है। अब इसकी एक और सबसे बड़ी विडंबना ये है, दोनों जगह ये किस चीज, किन चिड़ियों के लिए है, सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु। ठीक, अब विडंबना ये, डिपार्टमेंट चल रहा है, अच्छा खासा फंड ले रहे हैं और 10-10 हजार तक की इनाम घोषित कर रखी है, लेकिन बहुत लंबे समय से कोई सोन चिड़िया नहीं देखी गई। ठीक, लेकिन जैसा भी है सरकार चलाती है और चल रही है, वो पाए तो वह सरकार के हिसाब से हमें चलना है। तो करेरा एवं घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी पर, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में, किस चिड़िया के लिए, सोन चिड़िया के लिए। ठीक, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, यहीं पर आता है तुम्हारा शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो चिड़िया ऐसी तो जाएगी नहीं कि चिड़िया को ये थोड़ी पता कि तुमने नहीं लिखा किताब में कि तुमने घाटी गांव और करेरा लिखा है, तुमने माधवराव नहीं लिखा है, माधवराव राष्ट्रीय उद्यान, तो वहां से उड़ के नहीं जाएगी चिड़िया। तो यहाँ से उड़ के यहाँ, यहाँ से उड़ के यहाँ, कहीं भी जा सकती है।
ठीक है कि नहीं? तो कभी कभी ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में भी देखी जाती है। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि सोन चिड़िया किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्याय देखी जाती है? तो किस में? माधव राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि उसे थोड़ी पता है किताब में नहीं लिखा है कि मैं वहां से उड़ के नहीं जाऊं। ठीक, तो ये है कौन सी? ये दोनों सोन चिड़िया वाले अभ्यारण्य हो गए। इसके बाद देखो अन्य जो चिड़िया वगैरह के लिए प्रसिद्ध है तो वो है रतलाम। और रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य है? सैलाना। कहां पर? रतलाम, सैलाना, रतलाम। अब इस अभ्यारण्य की जो बात है यह मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर नहीं कैचर के संरक्षण के हेतु विशेष तौर पर निर्मित किया गया है। अब देखो पक्षी तो पक्षी होते हैं, तो कभी कभी ऐसा थोड़ी है कि तुम पढ़ रहे हो तो उसने पढ़ा है कि उसमें कितने बच्चों ने बेचारा सैलाना पढ़ा हुआ है तो मैं और दूसरा पक्षी वहां ना पहुंचे। तो कब दूधराज के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है और खारमर पक्षी भी इधर देखे जाते हैं। ठीक है, पक्षी तो कहीं भी उड़ के जा सकता है। अब देखो इसके बाद ये धार तालाब, ठीक, और धार तालाब में जो यहाँ पर अभ्यारण्य बना हुआ है उस अभ्यारण्य का नाम है सरदारपुर। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर? धार जिले में। ये किस पक्षी के संरक्षण के लिए है? विशेष तौर पर खारमर पक्षी के लिए। ठीक, अब देखो विशेष तौर पर किस पक्षी के लिए? खारमर पक्षी के लिए। अब दूधराज इधर पहुंच जाए, दूधराज इधर खारमर पहुंच जाए तो खारमर बदला देने नहीं आएगा, तो कभी कभी इधर दूधराज पक्षी भी देखा जाता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन विशेष तौर पर सैलाना दूधराज के लिए और सरदारपुर खारमर पक्षी के लिए संरक्षण किया गया है। ठीक है, अभ्यारण्य की यही परिभाषा होती है कि अभ्यारण्य विशेष तौर पर किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अब सरकार ने, राज्य सरकार इनको बनाती है और राज्य सरकार इन्हें नियंत्रित करती है। ठीक है कि नहीं? तो अभ्यारण्यों में अब जो आसपास के जीव होते हैं उनको थोड़ी भगा दोगे। ठीक, तो मकसद एक पक्षी का संरक्षण का होता है, लेकिन बाकी अन्य जो वहां पर जीव रहते हैं सभी संरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा कौन से इंपोर्टेंट अभ्यारण्य। इसके बाद देखो ये भी इन्हीं के निपटाते चलो। कठीवाड़ा, अभी अन्य, ठीक, अब इतने इंपोर्टेंट नहीं लेकिन अन्य, अब आने तो कहीं से भी आ सकता है। कठीवाड़ा कहां पर? अलीराजपुर में, जो प्रस्तावित में है। इसके बाद मयूर, जो मयूर अभ्यारण्य है कहां पर? झाबुआ में। ठीक, एक तरफ से निपटाते चले। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर। ठीक, देश का प्रथम गौ संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य बनाया गया है कौन? ठीक, ये कहां पर बनाया गया है? आगर माला में। क्या नाम है इसका? कामधेनु गो अभ्यारण्य। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला अभ्यारण्य है जो गाय के लिए बनाया गया। ठीक, सुसनेर में। ओके, अब यहां से इस तरफ के लिए देखो, जैसे ही बढ़ते हैं तो यहां पर राजगढ़ में एक अभ्यारण्य है। ठीक, राजगढ़ में एक अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का नाम है नरसिंहगढ़। किस जिले में? राजगढ़। ठीक है, इसके बाद यहां पर भोपाल से इस तरफ देवास और शिवहर में जो आता है इसका नाम है खिवनी। खिवनी या खियोनी, स्पेलिंग इसकी ऐसी लिखी जाती है इंग्लिश में। ठीक, किस जिले में है ये? देवास और शिवहर। खिवनी या खियोनी। ठीक, इसके बाद हम इस तरफ के लिए बढ़ते हैं तो ये है
ये सागर इनसे टच होता हुआ रायसेन जिला, ठीक। और रायसेन में जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य की एकमात्र सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश में 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। कितने? 7 टाइगर प्रोजेक्ट। उनमें से 31 अभ्यारण्यों में से यही एकमात्र स्पेशल ऐसा है रातापानी जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक। तो ये कौन सा है? रातापानी। और यहाँ पर रातापानी किस जिले में? रायसेन में। और यहाँ क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित है, जो कि 2012 में स्थापित किया गया था, ठीक। और 7वां टाइगर प्रोजेक्ट है। यहीं पर इसी रायसेन में दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी अभ्यारण्य है, जिसका नाम है सिंदौरी। ये भी किस जिले में है? रायसेन जिले, ठीक है। इसके बाद यह हम इस तरफ भी निपटा लेते हैं, ठीक। तो ये है सुरमेनिया और मानधाता, किस जिले में? खंडवा में, ठीक। तो ये ऊपर वाला है सुरमेनिया और ये है मानधाता, ठीक है। ये यहाँ पर ना लग जाएगा, मानधाता। दोनों किस जिले में? खंडवा, ठीक। इसके बाद जो कालीवीत अभ्यारण्य है वो बैतूल में, ठीक है। इस तरफ को बढ़ते हैं, ठीक। तो इसी सतपुड़ा क्षेत्र पे सतपुड़ा पर्वत, ठीक। तो इसी तरह सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र पे यहाँ होशंगाबाद में, होशंगाबाद जिले में 2 अभ्यारण्य। एक का नाम है बोरी, गेहूं वाली नहीं, बोरी गोई वाली, बोरी नाम ही बोरी है उसका, ठीक। और दूसरी है पचमढ़ी। और दोनों अभ्यारण्य किस जिले में है? होशंगाबाद, ठीक। इसके बाद देखो ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसी नदी पर एक अभ्यारण्य भी बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर जो पेंच अभ्यारण्य स्थापित है, ये किस जिले में है? सिवनी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वन है जिस जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है हैन अभ्यारण्य मंडला, ठीक। और ये यहाँ पर जहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहीं पर है वीरांगना दुर्गावती। कहां पर? दमोह में। वीरांगना रानी दुर्गावती या दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर है? दमोह, ठीक है। इसके ऊपर इधर कहीं का बचा, ये है, मिटा दे गेंडा मेंढा, गेंडा क्या कहूं, ठीक। अब इसके बाद गंगाऊ पन्ना, ठीक है। और उमरिया में कौन सा है? ठीक। तो ये पहले शहडोल में आता था, अब उमरिया में आता है, ठीक। इसका नाम है बनपथा उमरिया में, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि एक ही जिले में 2 हैं, ठीक है। ये संजय और इसमें जो आता था, और ये है पनपथा और सॉरी बगदरा और डुगरी या धुगरी, एक पहले संजय का नाम था। दोनों किसमें आते हैं? सीधी, ठीक। तो ये रहे मध्य प्रदेश के प्रमुख, ठीक। हाँ, इसके बाद ये एकमात्र बाकी रह जाता है टीकमगढ़ का
ओरछा अभयारण्य टीकमगढ़। ठीक है, काउंट कर ले या कर लो, इतना तो काम कर सकते हो। ठीक, ये रहे मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य, एक आध वैसे छूटा तो नहीं है। ठीक, और यही ये देखो, अभयारण्य की एक चीज और परिभाषा बता दूं मैं। अभयारण्य राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और अभयारण्यों में जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें व्यक्तियों को सिर्फ जीव और जो पशु वगैरह है इनको मारने या शिकार करने की कोई परमिशन नहीं है। बाकी घास काटने, वनोपज लाने और अंदर जाने या घूमने की परमिशन होती है, सिर्फ एक शर्त पर कि वो प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये सभी शर्तें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में दूर दूर तक उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, अभयारण्य राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और इनमें आसपास के लोगों को वनोपज और या जो घास वगैरह या चराई वगैरह के लोग, पशु चारण आसपास के लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ठीक है।